तो भैया आज हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर्स एज़ोट्रॉप्स। अगर हम थियोरेटिकल उसमें देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आता है ये। ठीक है जी। अब एज़ोट्रॉप की कहानी क्या है कि हमने क्या किया, लेट्स से मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमने क्या किया, एल्कोहल लिया C2H5OH इथेनॉल और इसके वाटर के साथ। ठीक है जी। हमने क्या किया, देसी दारू बनानी शुरू करी। देसी दारू बनाते हैं तो वो किसी भी चीज से बनाई हमने, है ना, जूस से बनाई है किसी भी चीज से। तो उसकी क्या करते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन करेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम करेंगे उसको कंसंट्रेट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम C2H5 को करते हैं कंसंट्रेट। ठीक है जी। धीरे 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 अब इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, 351 केल्विन पे बॉईल करता है और वाटर जो है वो 373 केल्विन पे बॉईल करेगा। ठीक है जी। अब इसे बॉईल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, 95% पे जाके मैक्सिमम हमारा जो अल्कोहल है वो 95% होएगा और उसमें 5% क्या रहेगा, वाटर रह जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इतने तक हम उसे अलग अलग कर सकते थे। ठीक है जी। इतना तक अलग कर सकते थे, अल्कोहल उसमें हमारा 95% और वाटर हो गया 5%। अब ये जो कॉम्पोजिशन बना, ठीक है, इस कॉम्पोजिशन पे हमारा क्या होगा, जो ये मिक्सचर है वो लिक्विड फेज में और गैशियस फेज में, लिक्विड एंड गैशियस फेज में, दोनों में सेम कंपोजिशन के साथ बॉईल करेंगे, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉइलिंग करते हैं तो एक सर्टेन में क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड में कंपोजिशन क्या है, 95% मेरा अल्कोहल, 5% वाटर। और गैशियस स्टेट में क्या होगा हमारा, 95% गैशियस फेज में या वेपर फेज में हमारा अल्कोहल 95% और वाटर 5%। तो यही सेम कंपोजिशन रहेगा दोनों फेज में, लिक्विड में भी और वेपर या गैशियस फेज में। उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, है ना। दे हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। उसे हम बोल दिया, हमने उसे बोल दिया एजियोट्रॉप। ठीक है जी, समझ आया। चलिए हम यहां पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट द, पेपर में आएगा, विच बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर without undergoing without undergoing any change in composition, undergoing without any change in composition is known as constant boiling mixtures, is known as constant boiling mixture or azeotropic or azeotropic mixture। राइट, इसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो एजियोट्रॉपिक्स हैं, क्या बोला इन्होंने कि भैया लिक्विड मिक्सचर हैं जो हमारे सेम टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे और उनके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब वो लिक्विड फेज में और गैशियस फेज में दोनों क्या है, सेम कंपोजिशन में रहेंगे। राइट। अब क्या होगा, एजियोट्रॉप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स की बात करेंगे। दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्या कहते हैं भैया इसमें, दो टाइप के हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं। एक है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग और दूसरा होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम
boiling azeotrophs. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है जी। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते कौन से हैं? विच शो पॉजिटिव डेविएशन, है ना, हमने रॉल्स लॉ पढ़े थे। सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो है जो हमारे पॉजिटिव डेविएशंस दिखाते हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, रॉल्स लॉ में। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। कल के टेस्ट में तो नहीं आएंगे ना? जस्ट मिनट। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेंगे कैसे? दीज आर फॉर्म्ड in binary liquid mixtures showing positive deviations from Raoult's law, ठीक है जी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था आपको, है ना, क्या था उसमें? एल्कोहल, इथेनॉल था या इथाइल अल्कोहल था। तो इथेनॉल का, है ना, हमने एक मिक्सचर बनाया इथेनॉल प्लस वाटर, और उसके अंदर इथेनॉल का कंसंट्रेशन कितना था? 95.57%, और इथाइल अल्कोहल कितना था हमारा? 4.43%। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? हमारा एजियोट्रॉप दिखा रहा है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। यहाँ पे 95% और 5% हो गया। अब ये जो मिक्सचर है, दिस solution will be boiling at 351 पॉइंट, मैं आपको एग्जैक्टली दे रहा हूँ, 351.3 केल्विन होता है, और ये होता है 373 केल्विन। द सोल्यूशन विल बी बॉइलिंग एट 351.1 केल्विन temperature, which is less than the boiling point of, या boiling point temperature of both ethyl alcohol and water। ठीक है भैया, ये इथाइल अल्कोहल सेम होती है, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, नीचे मैंने इथाइल अल्कोहल लिख दिया और ऊपर इथेनॉल लिखा है, सर ये तो गलत है। नहीं, सेम है। ठीक है, एक कॉमन नेम है, एक IUPAC नेम है। ठीक है जी, दिस इज नोन एज। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351.1 केल्विन। तो ये इजीली एस्केप आउट करेगा, तो इसका दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशंस, मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे, फाइन। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होंगे? अब देखो
मिनिमम वाले में वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा था, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फाइन, चलो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल बनता है वो आई गेस HNO3, हाँ HNO3 एंड वाटर का बनता है। अब इसमें क्या होता है, द वेपर प्रेशर विल बी लोवर्ड, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, विल बी लोवर्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली the boiling point will be raised, boiling point will be raised, और इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है जी, इसका एग्जांपल देते हैं हम। हमने यहाँ पे HCl लिया और वाटर लिया, ठीक है जी, और इसके अंदर क्या होगा, 20.2% हमारा HCl रहेगा और 79.8% हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है जी, और ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये कितने पे बॉईल करेगा, 383 केल्विन पे। ठीक है, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 188 के, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। अब ये बॉईल कितने पे कर रहा है दोनों मिक्सचर, 383 पे। इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, सॉरी दिस इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है जी, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स हमने लिखे नहीं है, मैं एग्जाम्पल्स ऐड कर देता हूँ। तो भाई इसे मैंने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, एग्जाम्पल्स रह गए थे हमारे, एग्जाम्पल नहीं लिखे हमने। एग्जाम्पल, वाटर एंड इथेनॉल, अभी हमने डिस्कस किया, वाटर एंड इथेनॉल। सेकेंड है क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। ठीक है जी, थर्ड है बेंजीन प्लस इथेनॉल। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और इनका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ होएगा जब मिक्सचर बन के आएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इंक्रीजेस। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमने यहाँ पे किए, तो उसके भी एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, कुछ बुक में नाइट्रिक एसिड्स के लिए भी किया गया है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का कब बनता है एजियोट्रॉप, जब हम इसे इसके अंदर 68%, जब हमने नाइट्रिक एसिड बनाया, किस प्रोसेस से बनाते हैं जी हम नाइट्रिक एसिड, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, बताइए। ओसवाल्ड प्रोसेस। किसे, ओसवाल्ड प्रोसेस। वेरी गुड, ऑसवाल्ड प्रोसेस है, बिल्कुल सही। तो वहां पे जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड बनता है, मतलब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रिक एसिड को 68% तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जब वो 68% पे आ जाता है ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो 68 पे पहुंचता है तो वो एजियोट्रॉप बना देता है, वो हमारा क्या करता है, एजियोट्रॉप बना देता है। ठीक, और उस केस में क्या होगा, ये कितने पे बॉईल करता है हमारा, 393 केल्विन पे। ठीक है ना, और इसने क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो क्या हुआ,
नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं और बना देगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन क्या होता है CH3COCH3, ये भी हमारे क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफॉर्म प्लस मिथाइल एसीटेट, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। ठीक है, मिथाइल एसीटेट क्लियर है। अभी मिथाइल एसीटेट क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सारे के सारे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के मिक्सचर हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक दो ग्राफ बना रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, और वो कभी कभी ना पेपर में दिया जाता है और उसमें बताता है कि भैया बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम फॉर इथेनॉल प्लस वाटर। अब इथेनॉल प्लस वाटर क्या था हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें ये इथेनॉल का है, दिस इज फॉर इथेनॉल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेड पेन से कि भैया ये मेरा इथेनॉल था और ये हो गया हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब इस केस में क्या हो रहा है, वाटर वेपर फेज में वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, लिक्विड में ये ऑब्वियसली लिक्विड में तो वेपर प्रेशर कम रहेगा, जब वो वेपर्स में आएगा तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और वो हमारा जो लिक्विड है जो मिक्सचर है वो कितने पे बॉईल कर गया हमारा 351.5 केल्विन पे। ठीक है, एंड दिस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्लियर है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे ये HCl का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे ये वाटर का दिया गया है। ठीक है जी, और जो यहाँ पे मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 383, ये क्या दिखा रहा है 383 केल्विन। ठीक है ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा ज़्यादा है दोनों कंपोनेंट से, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है हमारा नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब देखो सिंपल सी चीज़ है यार, हमने क्या किया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उन्हें अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अलग अलग करने का तरीका क्या है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, separation of components from a binary azeotropic mixture। separation of component from azeotropic mixture। चलो अभी हमने क्या पढ़ा, एजियोट्रॉप कांस्टेंट वाली मिक्सचर है और उन दोनों कंपोनेंट्स को हमें अलग करना नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट कुछ केसेस में क्या करता है हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, क्लियर है। अब जो हमें हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट वो क्या होता है जो अभी हमने पढ़ा था, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ 95.5% अल्कोहल एंड 4.5% वाटर। अब मेरे को तो चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा उसे अलग अलग करूँगा। इट इज़ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, it an azeotropic mixture completely pure alcohol
also known as absolute alcohol, also known as absolute alcohol, is needed for certain experiments in lab and also छोड़ो ना एक्सपेरिमेंट्स इन लैब बस ठीक है ना एंड अदर पर्पसेस के लिए भी होता है तो अब हमें 100% चाहिए एब्सोल्यूट अल्कोहल चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव इट rectified spirit rectified spirit is mixed with a suitable amount of benzene and subjected to fractional distillation and subjected to fractional distillation known as azeotropic distillation देखो ये नाम आ जाते हैं अब हमने तो छोड़ दिया एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन अब वो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या है अल्कोहल एंड वाटर का कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया बेंजीन ऐड कर दिया बेंजीन ऐड कर दिया क्लियर हो गया तो इसके बाद क्या होगा 3 fractions at different temperature are collected 3 fraction at different temperature are collected क्या रहेगा फर्स्ट द फ्रैक्शन एट 331.8 Kelvin is ternary azeotrope containing 7.4% of water 74.1% benzene and 18.5% alcohol. Second, the second fraction obtained at 341.2 Kelvin is a binary azeotrope. टेम्परेचर चेंज हुआ अब वो टर्नरी था पहले 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसमें अब क्या हो गया बाइनरी एजियोट्रॉप बन गया in which benzene and alcohol are present third sorry ratio नहीं लिखा in ratio 67.7% and 32.3% respectively. Third, the last fraction
the last fraction collected at 351 Kelvin is pure ethyl alcohol and 100% alcohol, also called absolute alcohol, known as absolute alcohol. तो भैया ये क्वेश्चन है हमारे पास. द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 44.5 mm and 88.7 mm of Hg respectively. A solution is prepared by mixing 60 grams of ethanol and 40 grams of methanol. Assuming the solution to be ideal, calculate the vapor pressure of solution. Calculate the vapor pressure of the solution. ठीक है, P total निकालना है हमें. Now P total कैसे निकलता था? PA plus PB. और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले थे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. निकाल लो यार. तो हमें सारी चीज़ें चाहिए. अब पी नॉट ए मालूम है अपन को. पी नॉट ए, लेट्स से ए इज फॉर इथेनॉल. ए को हमने इथेनॉल ले लिया तो वो कितना है 44.5 mm Hg. और पी नॉट बी मीथेनॉल हो गया. और इसका दिया हुआ है हमें 88.7 mm Hg. दोनों का हमें गिवन था. मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, आ जाएगा आंसर. ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है a solution is prepared by mixing 60 grams of ethanol. तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल निकालते हैं. C2H6O 46 grams per mole. 24 plus 6 30, 30 plus 16 46. MB क्या है हमारा? मीथेनॉल, which is CH3OH. कितना हो जाएगा? 32 grams per mole. क्लियर है जी? हाँ जी, फाइन. तो हम निकालते हैं मोल्स ऑफ इथेनॉल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट WA बाय MA. गिवन वेट कितना है? 60 grams अपॉन 46. मोल्स ऑफ मिथेनॉल given weight by molecular weight WB by MB. 40 by 32. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 और ये आता है 1.30. तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आ गए? 1.25 एंड मोल्स ऑफ मीथेनॉल आ गए हमारे 1.30. ठीक है जी. अब हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए. XA और XB चाहिए. तो हम XA निकाल लेते हैं. XA विल बी इक्वल टू, ये NA हो गया, ये NB हो गया. दैट विल बी इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB. वैल्यूज पुट करते हैं 1.25 अपॉन 1.25 प्लस 1.30. 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2.55. इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है? 0.49. XA की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.49. तो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस XA विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.49. तो ये आ जाएगा 0.51.
0.51। एक्स बी की वैल्यू भी आ गई, निकाल दो यार। नाउ पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना है 44.5 इंटू 0.49 प्लस 88.7 इंटू 0.51। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई किया, सही निकाली हमने। वैल्यू चेक कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। 1.25 डिवाइडेड बाय 2.55 0.49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 44.5 इंटू 0.49 कितना आता है 21.80 प्लस 88.7 इंटू 0.51। 88.7 इंटू 0.51 45.24। इस दोनों को ऐड कर देंगे, 67.04 mm Hg किया है हमारा आंसर। ठीक है जी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीटी विल बी इक्वल टू 67.04। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। हाँ जी, चलें आगे। लिख लिया भाइयों, बोलो बोलो। ओके, लिख लिया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg at 100 degrees C. Calculate molality and mole fraction. Molality and mole fraction of solute। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है हमें 100 डिग्री से, हमें इसकी निकालनी है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। चलिए पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सोल्यूट का निकालना है, तो वहाँ पे क्या आता है P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि B हम हमेशा नहीं, B सोल्यूट के लिए लेते हैं हार्ड लिमिटर। एक्स ए दैट विल बी इक्वल टू P अपॉन पी नॉट ए, इससे निकाल देंगे। अब P हमें क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 373 केल्विन पे P कितना गिवन है 750 mm Hg। अब वाटर गैस सॉल्वेंट है तो P नॉट ए आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 760 mm Hg। 180 m पे बॉईल करता है वाटर,
760 mmHg आ गया. So XA will be equal to 750 upon 760, which is equal to 0.987. ठीक है जी. So mole fraction of solute 1 minus XA, which is equal to 1 minus 0.987. 10 minus 7 3 9 minus 1 0, ये आ जाएगा 0.013. तो ये तो आ गया भैया मोल फ्रैक्शन. ये तो आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. क्लियर है. अब हमें निकालनी है मोलारिटी. मोलारिटी ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मॉल एम फॉर्मूला चाहिए. गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है जी. अब ये 0.013 इसका मतलब क्या है? 0.013 मोल फ्रैक्शन है. तो हम इसमें लिखते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूशन कंटेन 0.013 moles of solute. ठीक है जी. 0.013 moles of solute and 0.987 moles of solvent. अब 1 mole of solution contain 0.013 moles of solute and 0.987 moles of solvent. देखो ये कैसे आए? अब मोल फ्रैक्शन क्या होएगा? सोल्यूट का निकाला है ना इन्होंने, है ना. XB that will be equal to moles of solute upon moles of solution. अब इन दोनों को सम करोगे तो 1 आ जा रहा था. यहाँ पे क्या आ रहा था? 0.013. तो हमने यहाँ से निकाल लिया 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में इतने मोल्स थे, तो इतने मोल्स किसके होंगे भैया? हमारे सॉल्वेंट के होने वाले हैं. इतने मोल्स हमारे सॉल्वेंट के होंगे. क्लियर हो गया. तो हम यहाँ से क्या करेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है जी? 18 ग्राम्स पर मोल. इन्होंने हमें कितना दिए? मास ऑफ 0.987 मोल्स ऑफ वाटर. तो वो कितना हो जाएगा? 0.987 इंटू 18. 0.987 इंटू 18 ये आता है 17.766. 17.766 ग्राम्स. क्लियर हो गया. ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एम में. मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यही चाहिए होता है हमें इन केजी. अब मोल्स का फॉर्मूला. मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. अब मोल्स तो वहाँ पे हमें ही हमारे पास. मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? 0.013 मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 17.766. अब इसे केजी में कन्वर्ट करना तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगा 0.013 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 17.766. और ये आ जाता है हमारा 0.7317 m या 0.732 मोल्स पर केजी. ये आ जाएगा हमारा. दिस विल बी द आंसर. ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.73 m.
क्लियर है?